संजय राउत जी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देवेंद्र फडणवीस और उनके साथी और किरीट सोमैया इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसके साथ पेपर भी उनने दिखाया है, तो राज्य के मुख्यमंत्री ने तुरंत ईओडब्ल्यू के माध्यम से इस सभी भ्रष्टाचार की तुरंत चौकसी कर इनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग जो की है, उसका समर्थन कांग्रेस करती है। उन्हें एक बात और कहा कि ये सब पेपर हम देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के पास भी भेजेंगे, और तब ईडी की भूमिका इसमें क्या रहेंगी वो भी इसमें स्पष्ट होना चाहिए। हमारी मांग रहेंगी कि अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार विरोधी की ओर जिस तरह से आरोप लगाती और उनके परिवारों को और उनको परेशान करती है, क्या तुरंत इस तकरार की जांच केंद्र सरकार करेंगी? ये भी मांग कांग्रेस की ओर से हम करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बहुत सारे नई चीज़ों का खुलासा करने का काम किया। विशेषकर पिछली सरकार में आईटी घोटाला हुआ है, उसकी जानकारी उन्होंने दी। कौन से ठेकेदार इसमें पैसे उन्होंने बनाए, पैसे कहाँ गए, ये सारी जानकारी दी है। ईडी के जरिए किस तरह से लोगों को डराया जा रहा है, उसकी भी जानकारी दी है। ईडी के नाम पे वसूली का धंधा चल रहा है, कौन लोग वसूली कर रहे हैं, इसकी भी जानकारी दी है। और ख़ास करके किरीट सोमैया को लेकर एक बड़ा खुलासा उन्होंने किया है। हमें लगता है आगामी दिनों में वे सारे कागज पत्र लोगों के सामने रखेंगे, और ख़ास करके उन्होंने संकेत दिया है कि मैं सारे कागजात ईडी के पास भेज रहा हूँ, ईडी कार्रवाई नहीं करती तो महाराष्ट्र में ईओडब्ल्यू भी है, जो इस तरह से गैर कानूनी तरीके से अगर पैसे का व्यवहार होता है तो निश्चित रूप से उस विभाग के माध्यम से भी इंक्वायरी हो सकती है। उन्होंने संकेत दिया है कि वो सारे कागजात ईओडब्ल्यू को देंगे। तो स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। आज मुद्दे की बात में हम आपको आउटडोर लेके आए हैं। बात करेंगे आज मुद्दे की बात में महाराष्ट्र में मचे घमासान पर। जी हाँ, महाराष्ट्र में अभी कुछ देर पहले अगर बात की जाएगी तो शिवसेना सांसद संजय राउत ने पत्र परिषद ली। आज दिन भर से सुबह से कयास लगाए जा रहे थे कि वो कौन से ऐसे 3.5 लोग हैं। मतलब उन्होंने कहा था कल के हा जेलमध्ये जाईल, तो जेलमध्ये जाईल, अनिल देशमुखांच्या कोठडीच्या बाजूला हे। मला असं वाटतं पुढल्या काही दिवसामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे 3.5 लोक हे अनिल देशमुखांच्याच कोठडीमध्ये असतील, देशमुख बाहेर असतील। आय रिपीट, भारतीय जनता पक्षाचे 3.5 लोक हे त्याच कोठडीमध्ये असतील। मैं कहा था कि 3.5 लोगों के नाम जाहिर करने वाले हैं और उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप है, कौन है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या फिर आमदार या फिर बड़े नेता है, उसकी उत्सुकता आज दिन भर लगी हुई थी। 4 बजे उनकी पत्र परिषद होती है और 4 बजे पत्र परिषद होने के बाद में संजय राउत जब बयान देते हैं या फिर बोलना शुरू करते हैं तो पूरी भड़ास निकालते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। अब भारतीय जनता पार्टी पर भड़ास किस लिए निकाले, उसके पहले की भूमि पर भी हम चलते हैं। पिछले कुछ दिनों से किरीट सोमैया, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के चेहरे हैं और कहीं ना कहीं पिछले इसमें सांसद रह चुके हैं, वो कहीं ना कहीं उन पर प्रहार कर देते हैं। मतलब संजय राउत के घर में अगर शादी होती है तो उस शादी में क्या क्या खर्चा हुआ, क्या नहीं हुआ, और ईडी कार्यालय जाकर ईडी को सबूत देते हैं, साथ में उनके कार्यालय में घुसने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले जो झड़प हुई थी जो शिवसेना और किरीट सोमैया के बीच में, उसमें किरीट सोमैया बुरी तरह से घायल हो गए थे। उसके बाद में होता ऐसा है कि मामले पर मामले और रोजाना खुलासा करते हैं। एक समय ऐसा आता है कि मीडिया भी उनके पीछे होता है। कुछ दिनों पहले की अगर बात की जाएगी कि संजय राउत के घर की शादी होती है और शादी में जितना भी खर्चा हुआ, अमूमन देखा जाता है कि फूल वाला होता है या डेकोरेशन होता है और कई सारी खर्चे होते हैं शादी में, और उन खर्चों का हिसाब लेने के लिए कहीं ना कहीं उन लोगों पर दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि
जो उन लोगों ने संजय राउत के घर में शादी का काम किया है। ऐसा आरोप संजय राउत ने किया है और संजय राउत ने आज पूरी भड़ास एक तरह से किरीट सोमैया पर निकाल दी। आइए देखते हैं इसके कुछ अंश। कपड़ा सिलाया ना मुलुंड में, वो टेलर के पास भी ईडी के लोग गए थे। क्या क्या सिलाया, कितने सिलाया, कितना बिल दिया, कितने सूट सिलाया। अब सिर्फ जूते वाले के पास जाना बाकी। हाँ, जाने दो कहाँ जाना चाहिए, लेकिन टक्कर शिवसेना से आप ध्यान में रखिए। एक दूध वाला है हरियाणा में, एक दूध वाला है, मिल्कमैन पर्वत। मैं पूछना चाहता हूं ईडी से, क्या आप ये नरवर को पहचानते हो? सिर्फ 5 साल में एक दूध वाला 7,000 करोड़ का मालिक कैसे बन गया? किसका पैसा है? 7,000 करोड़ का मालिक कैसे बन गया? जब से महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आ गई, तब से उसका महाराष्ट्र में आना जाना शुरू हो गया। बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री के घर में उनका तो खुला आना जाना रहता था। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी बढ़ने गई। किसका पैसा उसके पास है? किसने किया मनी लॉन्ड्रिंग? ये मनी लॉन्ड्रिंग की जो केसेस है नरवर की और सब की, आप बीजेपी के नेताओं की यहां की जल्दी में दे रहा हूं, जल्दी दे रहा हूं। 7,000 करोड़ में से 3,500 करोड़ ये महाराष्ट्र से गए हैं। 3,500 करोड़ की प्रॉपर्टी महाराष्ट्र में जो उनको प्रोजेक्ट मिले, महाराष्ट्र से जो करप्शन हुआ है पहले वाली सरकार में, वहां से गई है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा घोटाला जो है फडणवीस सरकार के काल में बहुत हो गए, लेकिन सबसे बड़ा घोटाला हुआ है महा आईटी में। 25,000 करोड़ का घोटाला है। 25,000। कौन है अमोल काळे? कहां छुपाया उसको बताइए। हुईज अमोल काळे, हुईज विजय ढवंगाळे, सबके अकाउंट्स, सबके लिंक्स, सबके मनी ट्रांजैक्शंस, सबके किसके साथ जुड़े हैं, बिना टेंडर किसको कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, पैसा कहां कहां गया है। 2 दिन में जाएगा ईओडब्ल्यू के पास, फिर जाएगा ईडी के पास। 5,000 करोड़ का तो हिसाब मेरे पास आया है। 5,000 करोड़ का हिसाब मेरे पास आया है, वो जाएगा। हमारी 1 गुंठा जमीन आप निकाल दो, हमारे कितने बंगले, 19 बंगले निकाल रहे हो जो नहीं है जमीन पर। हाँ, मैं सेंटर ही हूं, आप मुझे नहीं बदल सकते। आप मुझे बताइए, ईडी के पास काम नहीं है क्या? जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग जो है महाराष्ट्र में, उनके पीछे पड़े हो। पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, लेकिन आपने गलत आदमी से पंगा लिया है। आपने शिवसेना से पंगा लिया है, आपने महाराष्ट्र से पंगा लिया है। मैं इतना आपको बताना चाहता हूं। मुंबई के शिवसेना भवन में आज जब संजय राउत बोले तो पूरी जो भड़ास थी उनकी भारतीय जनता पार्टी पर थी। अमूमन अगर देखा जाएगा तो पिछले कुछ दिनों से उन्होंने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप किया है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी का मतलब प्रवर्तन निदेशालय का जो उपयोग है वो अपने लाभ के लिए ले रही है। इसमें लाभ की अगर बात की जाएगी तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी मतलब एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की जो
गठबंधन की जो सरकार है जिसे महाविकास आघाड़ी कहा जाता है उस पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। हालांकि कुछ दिनों पहले देखा कि हमने एनसीपी के एक बड़े नेता मतलब जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री रह चुके हैं अनिल देशमुख, जो नागपुर के काटोल से आते हैं, उनको निशाना बनाकर और कहीं ना कहीं उनको टारगेट कर ईडी की कार्रवाई की जाती है और 100 करोड़ के मामले में उनको फंसाया गया, ऐसा आरोप किया जा रहा था। ये हम नहीं कहते हैं, ये सत्ता पक्ष कहते हैं, जो महाविकास आघाड़ी के लोग हैं या कार्यकर्ता है, उन्होंने कहा है कि उन लोगों ने अनिल देशमुख को फंसाया। और उसके बाद में जब बयान आता है कि महाविकास आघाड़ी की भी सत्ता गिरा दी जाएगी या फिर सरकार रहेगी नहीं, 3 पहियों की सरकार है, उसके बाद में ये कार्रवाई शुरू हो गई है कहीं ना कहीं ईडी पर। अगर इन दिनों देखा जाएगा तो पवार घराना हो या फिर अभी संजय राउत की बात हो तो संजय राउत के नज़दीकी जो लोग हैं उन पर भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में ये पत्र परिषद बहुत अहम थी कि इसमें संजय राउत आखिर कहते क्या है। तो इसमें संजय राउत ने कहा है, उल्टा आरोप किया है कि जिस तरह से किरीट सोमैया दिन ब दिन उनको परेशान करते जा रहे हैं और दिन ब दिन उन पर आरोप भ्रष्टाचार का किया करते जा रहे हैं, पीएमसी बैंक घोटाले के तहत उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो वहाँ पर उन्होंने नाम लिया राकेश वाधवान। राकेश वाधवान का नाम सामने आ रहा है जो पीएमसी बैंक घोटाले से संबंधित बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो आरोप है वो किरीट सोमैया संजय राउत पर थोप रहे थे। और आज जब खुलासा हुआ तो पीएमसी बैंक घोटाले में जो राकेश वाधवान की जो कंपनी है और किरीट सोमैया के बीच का जो रिश्ता है वो एक बिजनेस पार्टनरशिप का है। मतलब अगर पीएमसी बैंक घोटाले की अगर बात की जाती है तो संजय राउत ने कहा कि इसमें जो किरीट सोमैया है वो भी भागीदार है। मतलब उल्टा वार संजय राउत ने किरीट सोमैया पर कर दिया है और इसकी नसीहत उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी दी है अपने जवाब के दौरान। और कहीं ना कहीं हरियाणा का एक दूध वाला होता है और जिसको 3,500 करोड़ का कहीं ना कहीं नागपुर से या फिर माफ़ कीजिएगा, नागपुर नहीं महाराष्ट्र से उसको लाभ पहुंचाया गया। और लाभ पहुंचाने वाले भारतीय जनता पार्टी के कई सारे लोग थे जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी, जिसमें शिवसेना भी शामिल थी। मतलब इनकी युति की सरकार थी तब शिवसेना भी शामिल थी और उसमें कहीं ना कहीं 7,000 करोड़ की एक दूध वाले की इनकम हो जाती है। मतलब आज की रेट में, मतलब उन्होंने ये कहा कि पिछले 5 सालों में उस दूध वाले की इनकम 7,000 करोड़ की क्यों हुई। तो ऐसे सवाल भी इस पत्र परिषद में संजय राउत ने उठाए हैं। हालांकि ईडी इन दिनों काफ़ी परेशान कर रही है, ये इसका भी कहीं ना कहीं इस भड़ास में सारी चीज़ें दिखाई दी संजय राउत के। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए संजय राउत ये भी बोले कि ईडी के जरिए भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना को परेशान कर और अन्य दलों के नेताओं को परेशान कर सत्ता हासिल करना चाहती है। हालांकि शुरुआती बयान में उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सत्ताधारियों के 3 सांसद उन्हें दिल्ली में मिलते हैं, उनके नाम उन्होंने नहीं बताया है और उनको ये चेतावनी देते हैं कि आप इन सारे मसलों से दूर रहें और जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत से नेता ईडी की चपेट में आने वाले हैं, ऐसा उन्होंने इस पत्र परिषद में जाहिर तौर पर कहा। मतलब साफ था उनका कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता उनको मिले थे, उनका कहना था कि शिवसेना ने सपोर्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, नहीं तो शिवसेना के नेताओं को भी बर्बाद कर दिया जाएगा। ऐसा आरोप इस पत्र परिषद में संजय राउत ने किया। आइए ये भी देख लेते हैं। की साधारण 20 दिवसापूर्वी आणि त्याच्या आधी भारतीय जनता पक्षाचे काही प्रमुख लोक मला भेटले। हा विषय दिल्लीत मी सांगितलेला आहे। भारतीय जनता पक्षाचे काही प्रमुख लोक मला भेटले, ज्यांना मी ओळखतो, 3 वेळा मला ते भेटले आणि त्यांनी मला वारंवार हे सांगण्याचा प्रयत्न केला की तुम्ही या सरकारच्या प्रवाहातून बाहेर पडा, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आम्हाला हे सरकार घालवायचं आहे, आमची संपूर्ण तयारी झालेली आहे। एकतर आम्ही तर राष्ट्रपती राजवट आणू, नाहीतर काही आमदार आम्हाला आमच्या हाताशी लागतायत, त्यांना तोडून आम्ही सरकार बनवू, तुम्ही मध्ये पडू नका, तुम्ही आम्हाला मदत करा आमचं सरकार येण्यासाठी। मी म्हटले कसं काय शक्य आहे,
170 आमदारांचं बहुमत तुम्ही कसं काय उद्ध्वस्त करू शकता, पायदळी तुडवू शकता, या लोकभावना. ह्याच्यावर त्यांनी मला सांगितलं, जर तुम्ही काही लोकांनी आम्हाला मदत केली नाही तर तुम्हाला केंद्रीय तपास यंत्रणा तुम्हाला टाईट करतील. हा शब्द आहे, टाईट करतील आणि फिक्स करतील. मी आता त्यांची नावं घेत नाही, पण मी भविष्याची. आणि त्या संदर्भात दिल्लीतून सगळी सिद्धता झालेली आहे तुमच्या लोकांना टाईट करण्याचं, फिक्स करण्याचं. आणि तुम्हाला नंतर पश्चाताप होईल की तुम्ही आम्हाला का मदत केली नाही. संजय राउत की इस पूरी पत्र परिषद में एक बात तो देखी गई कि संजय राउत ने जितना भी जो कहा कि जो घोटाले जो उजागर किए, जिनके नाम उजागर किए, उनमें से रोहित खंबूजा और राकेश वाधवा का नाम उन्होंने प्रमुखता से लिया. अब ये रोहित खंबूजा का जो नाम जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को टारगेट किया है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी विपक्ष के नेता हैं. तो कहीं ना कहीं ये पत्र परिषद अपने आप में अहम हो जाती है कि उन्होंने जो 3.5 नाम लेने थे उसका इंतजार संजय राउत का पूरी मीडिया को था कि वो कौन से नाम है. लेकिन जब उन्होंने उनके नाम नहीं लिए और इसको आने वाले दिनों पर टाल दिया, तो सवाल ये उठता है क्या महज जो 3.5 नाम मीडिया को आकर्षित करने के लिए संजय राउत ने बुलाए थे. हालांकि इन सारी चीज़ों की बात की जाएगी तो ये सवाल ज़रूर उठेगा कि उन 3.5 नामों की घोषणा संजय राउत ने इस पत्र परिषद में क्यों नहीं की. ऐसे सवाल भी उठाए जा रहे हैं. लेकिन ईडी के जरिए बाकी अन्य लोगों को, महाविकास आघाड़ी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनके बच्चों को परेशान किया जा रहा है, उनके रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है. ये पूरी पत्र परिषद का सार था, जिसमें संजय राउत ने सीधे सीधे आरोप किया भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार को. और अभी जिस तरह से जो खबरें आई है कि कुछ नेता, या फिर किरीट सोमैया हो, या फिर चंद्रकांत दादा पाटिल हो, और अन्य कई नेता जब पत्र परिषद शुरू थी तो वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए. ऐसे में संजय राउत ने साफ तौर पे कहा कि वो अगर दिल्ली जाते तो दिल्ली जाएं, अगर जो बाइडन के पास, मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के पास जाते तो जो बाइडन के पास जाए. ये कहानी पूरी नहीं हुई है, ये ट्रेलर है. आने वाले समय में कुछ वीडियो, कुछ क्लिप्स और डॉक्यूमेंट्स लेकर मैं सामने आ जाऊंगा. मैं देखता हूं कौन क्या करता है. आप दिल्ली में कुछ लोग गए, दिल्ली में जाओ, नहीं तो जो बाइडन के पास जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मैं शिवसैनिक हूं, मेरी जिंदगी संघर्ष में गई है, लड़ाई में गई है. बाला साहब ठाकरे जी का मुझे हमेशा आशीर्वाद मिला. हम सबको, हम हारने वाले नहीं है. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. शिवसेना है और शिवसेना किसी से नहीं डरती. मतलब अपने शब्दों में कहीं ना कहीं संजय राउत ने एक जवाब दिया है. तो मुद्दे की बात में आज इतना ही. आपसे फिर मुलाकात होगी मुद्दे की बात में किसी नए मुद्दे के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.